तो हम लोगों ने राजतरंगिणी के बारे में देख लिए थे। अब हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र। अब ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, सबसे पहले इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि आखिर इसकी रचना किसके द्वारा किया गया, रचना किसके द्वारा किया गया। ये जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना विष्णुगुप्त के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है बाबू? विष्णुगुप्त के द्वारा किया गया है। और इसमें हमें गुप्त वंश का विवरण मिलता है। और ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें हमें गुप्त वंश के बारे में विवरण में मिलता है, समझ रहे हो ना। अब इसके बाद ये जो पुस्तक है इसमें हमें राजनीति का भी उल्लेख मिलता है। किससे? राजनीतिक का भी उल्लेख मिलता है। और ये जो पुस्तक है इस पुस्तक की तुलना जो है वो क्या होता है, द प्रिंस से की गई है। क्या द प्रिंस से की गई है। अब ये जो द प्रिंस है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी रचना जो होता है वो मैकियावेली के द्वारा किया गया है, समझ रहे हो। और भारत की मैकियावेली जो होता है वो विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य को कहा जाता है। तो चलो एक बार रिवाइज मारते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। तो अर्थशास्त्र पुस्तक है, यह पुस्तक विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। देखो विष्णुगुप्त के कई सारे नाम हैं, समझ रहे हो। जैसे चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, समझ रहे हो, कौटिल्य हो गया, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। तो इस पुस्तक में हमें गुप्त वंश का विवरण मिलता है। जो गुप्त वंश है वो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, समझ रहे हो। किसके? गुप्त वंश के बारे में विवरण मिलता है। और ये जो पुस्तक है इसमें हमें राजनीतिक का भी उल्लेख मिलता है, समझो। और इस पुस्तक की तुलना जो होता है वो द प्रिंस से की गई है। और ये जो द प्रिंस है इसकी रचना जो है वो मैकियावेली ने की है। और भारत की मैकियावेली जो है वो विष्णुगुप्त को कहा जाता है, समझो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया, विष्णुगुप्त चाणक्य के द्वारा लिखा गया। इसमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो इसमें हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। यह पुस्तक किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? यह राजनीतिक से संबंधित है, समझ रहे हो। अब ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसकी तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना मैकियावेली द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थात द प्रिंसेस से की गई है, समझ लो। भारत की मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो विष्णुगुप्त चाणक्य को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखते हैं हम। अब देखो यवनों क्या होता है। यवनों ने भारत में क्या है, भारत में जब उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था, जब यवन लोग जो है वो भारत में कहां पर आक्रमण किए बाबू? सिंध पर आक्रमण किए। जब सिंध पर आक्रमण किए तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है वो सिंध क्या हुआ? जीत गया, समझ लो। इस युद्ध में सिंध क्या होता है? इस युद्ध में सिंध जो है वो जीत गया, समझ रहे हो। और इसके इन्होंने अपने जीत के उपलक्ष्य में अर्थात खुशी में एक बुक लिखा जिसका नाम है चचनामा। और चचनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मोहम्मद अली अहमद द्वारा लिखी गई है इस पुस्तक को, समझ रहे हो। तो देखो यवनों ने भारत पर कहां पर आक्रमण किया? सिंध में आक्रमण किया। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो सिंधवासी ने इस युद्ध को जीत लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने अपने खुशी के उपलक्ष्य पर एक बुक लिखा जिसका नाम है चचनामा। चचनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह सिंधवासी अर्थात मोहम्मद अली अहमद के द्वारा लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम आगे। अब देखो संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया क्या होता है? सर्वप्रथम लिखा गया अगर हम बुक के बात करते हैं तो उस बुक का नाम है अष्टाध्यायी, समझ रहे हो। संस्कृत भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम कौन सा बुक है? अष्टाध्याय। और ये जो अष्टाध्याय बुक है यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है? यह बुक पाणिनि क्या है? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, समझ रहे हो। यह बुक पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। और इस बुक में क्या है? यह बुक पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। और इस बुक में हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलता है, यानी कि मौर्य काल से पहले जितने भी जानकारी है उन सभी जानकारी के बारे में हमें इन्हीं बुकों में मिलता है। अब बात करते हैं गागरी संहिता। अब ये जो गागरी संहिता है यह इस पुस्तक का लेखक कलहन के द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा लिखा गया है। और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या? यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। और यह जो है वह इस पुस्तक में हमें यवनों के आक्रमण के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी कि यवन लोग जो है
यवन लोग ने आक्रमण किए थे, उसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। अब आप बात करते हैं महाभाष्य। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। समझ रहे हो? इसमें हमको शुंग वंश का विवरण मिलता है। कौन से वंश? शुंग वंश का विवरण मिलता है। अब हम बात करते हैं स्मृतियां। देखो बुक जो जितने थे हम वो सभी बुक खत्म कर लिए हैं। समझ रहे हो? अब हम पढ़ते हैं स्मृतियां। अब ये जो स्मृतियां है इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक मनु स्मृति हो जाता है और एक नारद स्मृति। अब इन दोनों स्मृति में सबसे प्राचीनतम कौन स्मृति है? तो ये जो मनु स्मृति है वो सबसे प्राचीन स्मृति है। क्या है? सबसे प्राचीन। क्या होता है? सबसे प्राचीन स्मृति है और इसमें हमें शुंग वंश का विवरण मिलता है। समझ रहे हो? इसमें हमको शुंग वंश के बारे में विवरण मिलता है। अब नारद स्मृति, इसमें हमको गुप्त वंश के बारे में, कौन से? गुप्त वंश के बारे में विवरण मिलता है। तो चलो एक बार रिवाइज मारते हैं। देखो अर्थशास्त्र। अब ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ना, यह पुस्तक विष्णुगुप्त चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। समझ रहे हो? इस पुस्तक में हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है और राजनीतिक के बारे में भी जानकारी मिलती है। समझ रहे हो? और इस पुस्तक की तुलना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? इस पुस्तक की तुलना मैकियावेली द्वारा लिखी गई पुस्तक द प्रिंस से की गई है। किससे की गई? द प्रिंस से की गई। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आता होगा कि आखिर द मैकियावेली द्वारा वो पुस्तक लिखा गया द प्रिंसेस, तो भारत की मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत की मैकियावेली जो है वो विष्णुगुप्त चाणक्य को कहा जाता है। समझ रहे हो? अब हम बात करते हैं यवन। अब देखो यवन ने जब सिंध पर आक्रमण किए थे तो सिंधवासी उस युद्ध को जीत लिए। समझ रहे हो? और उन्हीं के उपलक्ष्य में एक बुक लिखा गया। उस बुक का नाम है चचनामा। और यह जो बुक है यह सिंध के ही वासी थे, मोहम्मद अली अहमद, इनके द्वारा यह बुक लिखा गया। समझ रहे हो? अब इसके बाद आते हैं देखो संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया बुक का नाम है अष्टाध्यायी। अब ये जो अष्टाध्यायी बुक है आखिर इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक पाणिनि। यह बुक जो है वो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में हमें मुख्य रूप से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ये जो पुस्तक है इस पुस्तक में हमें मुख्य रूप से जो गुप्त वंश से पहले की जानकारी मिलती है, मौर्योत्तर यानी कि मौर्य वंश से पहले की जानकारी मिलता है। मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से बुक में? ये जो बुक है अष्टाध्यायी बुक में हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलता है। अब हम बात करते हैं गागरी संहिता। अब ये जो गागरी संहिता है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो गागरी संहिता कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। यह देखो यह एक प्रकार के ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सी? ये जो कात्यायन है, माफ कीजिएगा, ये जो गागरी संहिता है यह एक प्रकार के ज्योतिष ग्रंथ है और इसमें यवनों का आक्रमण के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं महाभाष्य। अब ये जो महाभाष्य है इनके लेखक पतंजलि है। समझ रहे हो? इसमें हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। यानी कि महाभाष्य में किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। समझ रहे हो? अब हम पढ़ेंगे स्मृतियां। देखो स्मृतियां को हम दो अलग भाग में पढ़ते हैं, एक मनु स्मृति हो जाता है और एक नारद स्मृति। जब हम मनु स्मृति के बात करते हैं तो ये स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है और इस स्मृति में हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये जो स्मृति है यह स्मृति में हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो चलो आगे चलते हैं हम के आगमन से मिलने वाली जानकारी अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है वो हमें चीनी लेखक से, क्या है, अरबी लेखक से, यूनानी या फिर रोमन लेखक से और अन्य लेखक से, इन सभी से हमको जानकारी मिलता है। समझ रहे हो ना? किससे? प्राचीन, क्या है, प्राचीन भारत के बारे में हमें इन सभी चीजों से भी जानकारी मिलता है। तो चलो हम सबसे पहले चीनी लेखक को लेते हैं। सबसे पहले हम चीनी लेखक को लेते हैं। तो इसमें चीनी लेखक में सबसे पहले हम फाहियान के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? फाहियान। अब ये जो फाहियान है आखिर यह किसके दरबार में आया?
तो ये जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, समझ रहे हो। अब यह मध्य प्रदेश में बहुत घूमा और घूमने के बाद अंत में वो निष्कर्ष निकाला कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो सबसे कुशल है और समृद्ध है, समझ रहे हो। अब हम बातें हैं, सेकंड नंबर पर आया था वैनसोंग, और ये भी एक चीनी ही लेखक थे, समझ रहे हो। अब वैनसोंग किसके दरबार में आए, तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, और यह भारत में आकर शिक्षा भी ग्रहण किए। तो भारत में कहां पर शिक्षा ग्रहण किए, तो नालंदा यूनिवर्सिटी अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, समझ रहे हो। अब जो है, अब ये जो वैनसोंग है इसके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है सीयूकी, समझ रहे हो न? और ये जो वैनसोंग है इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम कौन से, अरबी लेखक की ओर आते हैं। तो अरबी लेखक में सबसे पहले हमें पढ़नी है अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के दरबार में आए थे, और इनके द्वारा दो बुक लिखी गई थी, एक का नाम था किताब ए उल और एक का नाम है तहकीक ए हिंद, समझ रहे हो। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलो हम एक बार रिवीजन मारते हैं। तो हमें पढ़नी है विदेशी यात्रियों के आगमन से मिलने वाली जानकारी, अर्थात जो विदेशी लोग आए थे और उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप चीनी लेखक के बारे में पढ़ लो। तो चीनी लेखक में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फाहियान। फाहियान किसके दरबार में आए, तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, समझ रहे हो। और इनके द्वारा जो है वो पूरा भारत घुमा, और घूमने के बाद इन्होंने लास्ट में निष्कर्ष निकाला कि जो मध्य प्रदेश की जनता है ना वो खुशी है, और खुशी और समृद्ध सबसे ज्यादा है, समझ रहे। और उसके बाद हम इसी क्या होता है चीनी लेखक में ही सेकंड नंबर पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वैनसोंग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो वैनसोंग बाबू है यह आया था किसके दरबार में, यह आया ये जो आया था आपका हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, समझ रहे हो। अब हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, और भारत में आने के बाद इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण किए। शिक्षा आखिर कहाँ पर ग्रहण किए थे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण किए। तो आपको ये भी याद रखना है कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो यह बिहार में स्थित है, समझ रहे हो। बिहार में भी कहाँ पर, पटना में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने किया, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था, समझ रहे हो। और वैनसोंग है, वैनसोंग के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है सीयूकी। अब इसे जो है इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। से आप देखो किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो वैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अरबी लेखक की ओर चलते हैं। अरबी लेखक, अब ये जो अरबी लेखक में सबसे पहले हमें अलबरूनी के बारे में पढ़िए। अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के दरबार में आए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब मोहम्मद गजनवी के दरबार में आने के बाद इनके द्वारा दो बुक लिखी गई, एक का नाम है किताब ए उल और एक का नाम है तहकीक ए हिंद, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है इब्न तूता, ये भी एक अरबी ही लेखक थे। कौन सा, अब देखो ये भी एक अरबी लेखक ही थे, समझ रहे हो क्या थे, यह भी एक अरबी ही लेखक थे। बट किसके दरबार में आए थे, इब्न तूता जो है वो किसके दरबार में है, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न तूता किसके दरबार में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और यह कहाँ के निवासी थे, यह मारक्को के निवासी थे, समझ रहे हो। इब्न तूता द्वारा एक बुक लिखी गई थी, इसका नाम है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत को हम रहली भी कहते हैं, समझ रहे हो। अब ये जो इसका जो होता है इब्न तूता का वास्तविक नाम जो है वो मोहम्मद बिन तूता है, क्या है, मोहम्मद बिन तूता है। अब अन्य लेखक, अब देखो हमें यूनानी लेखक तो पढ़नी है, लेकिन यूनानी लेखक थोड़ा लंबा है, तो सबसे पहले ये जो छोटा है अन्य लेखक इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो अन्य लेखक में आपको सबसे पहले तारानाथ के बारे में पढ़नी है। अब ये जो तारानाथ है यह कहाँ के निवासी थे, तो यह तिब्बत के रहने वाले थे, और इनके द्वारा दो बुक लिखा गया, एक का नाम था कयम्बुर और एक का नाम था तयंगुर, समझ रहे हो। अब उसके बाद मार्को पोलो भी अन्य लेखक के ही अंतर्गत आते हैं, और यह कहाँ के निवासी था, वेनिस का निवासी था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलो एक एक करके रिवीजन कर लेते हैं।
तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके सबसे पहले विदेशी यात्रियों के आगमन के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलता है और किन किन चीजों से मिलता है। तो विदेशी यात्रियों के देखो आगमन, जैसे कि रोमन लेखक हो जाता है, अरबी लेखक हो जाता है, यूनानी लेखक हो जाता है, अन्य लेखक, इन सभी चीजों से हमें विदेशी यात्री जो आए थे उनके बारे में, इन सभी चीजों से हमें जानकारी मिलता है। तो समझ रहे हो, सबसे पहले इन सभी लेखकों में सबसे पहले आपको चीनी लेखक के बारे में पढ़नी है। चीनी लेखक में सबसे पहला जो है वो आपके फाहियान के बारे में पढ़नी है। फाहियान जो है वो किसके दरबार में आए? फाहियान जो है वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, माध्य प्रदेश घूमे और माध्य प्रदेश में घूमने के बाद इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता सबसे कुशल और समृद्ध है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद वैनसोंग के बारे में बात करेंगे। वैनसोंग जो होता है वो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और इन्होंने भारत में आकर शिक्षा भी ग्रहण की। और कहां पर शिक्षा ग्रहण किया? नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पर है? बिहार में। बिहार में भी कहां पर है? पटना में भी है, पटना में है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है। समझ रहे हो। और वैनसोंग द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है सीयू की, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे वैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब अरबी लेखक की बात करेंगे तो अरबी लेखक में सबसे पहले आ जाता है अलबरूनी। अलबरूनी किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद गजनबी के दरबार में आए थे। समझो, अलबरूनी द्वारा दो बुक लिखा गया था, एक का नाम है किताब ए उल और दूसरा का नाम है यात्रा वृत्तांत। अब इसके बाद इब्न तूता, ये भी एक अरबी ही लेखक थे और ये किसके दरबार में आए थे? इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। समझ रहे हो, इब्न तूता कहाँ के निवासी थे? वेनिस के निवासी थे। अब इनके द्वारा जो है वो एक बुक लिखा गया था, एक का नाम है यात्रा वृत्तांत या फिर जिसको हम रैली भी कहते हैं, और इसके वास्तविक नाम मोहम्मद बिन तूता है। यानी कि इब्न तूता का वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद बिन तूता है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम अन्य लेखक की ओर चलते हैं। तो अन्य लेखक में सबसे पहले आपको तारानाथ के बारे में पढ़नी है। तारानाथ कहाँ के निवासी थे? ये वेनिस के निवासी थे और इनके द्वारा दो बुक के लिखा गया, एक का नाम था कयंगुर और एक का नाम था तयंगुर। अब इसके बाद मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे? वेनिस के निवासी थे। तो अब यूनानी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में यूनानी लेखक के बारे में, तो यूनानी या फिर रोमन, क्या है? यूनानी या फिर रोमन लेखक के बारे में हमको पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहले आप टेसियस के बारे में पढ़ोगे। अब ये जो टेसियस है ये कहाँ के बाबू राजवेद था? ईरान का राजवेद था। समझ रहे हो। और ये जो उसके बाद सेकंड नंबर में हेरोडोटस। अब हेरोडोटस जो है इसे इतिहास का पिता कहा जाता है और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है हिस्टोरिटिका। क्या है? हिस्टोरिटिका। लिख देता हूं अच्छी तरह से, हिस्टोरिटिका। क्या है हिस्टोरिटिका? क्या है हिस्टोरिटिका? किसके द्वारा लिखा गया है? तो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया। समझिए। अब उसके बाद सिकंदर आ जाता है। तीसरा नंबर में कौन से आ जाता है? सिकंदर। सिकंदर के साथ कितने लोग आए थे भारत? 3 लोग आए थे। एक आया था आपका अरिस्टोबुलस, एक आपका निर्याकस और एक जो है अनेसिक्रिटस। ये 3 लोग जो है वो सिकंदर के साथ भारत आए थे। समझ रहे हो। जिसमें से हम बात करेंगे निर्याकस। ये जो निर्याकस है यह सिकंदर का क्या था? जल सेनापति था। कौन सी सेनापति? सिकंदर का जल सेनापति था। अब हम बात करते हैं डाइमेकस। किसके बारे में? डाइमेकस। अब ये जो डाइमेकस है यह सीरिया नरेश आंतियोकस, क्या? सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत था। समझ रहे हो। कहा कि सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत था। अब इसके बाद ये जो डाइमेकस है, क्या है? डाइमेकस किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए। कोई दिक्कत नहीं है। अब डायनोसियस, आपने डाइमेकस प्लस डायनोसियस ये दोनों अलग अलग है। तो ये यहाँ पर क्या है? डाइमेकस है और यहाँ पर डायनोसियस। अब डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी, क्या होता है? टॉलमी का क्या था? राजदूत था। और यह किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में आए। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टॉलमी। अब टॉलमी द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है भारत का भूगोल। अब मेगास्थेनिस 7वां नंबर पर कौन आए थे? मेगास्थेनिस किसके दरबार में आए?
तो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, समझना। अब ये जो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आए थे, मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। और सिकंदर जो होता है, सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का राजदूत था। किसका, सिकंदर का राजदूत था। और मेगास्थनीज द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है इंडिका, समझ रहे हो। अब 8वां नंबर पर आ जाता है प्लिनी। प्लिनी जो होता है वो प्लिनी द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री, समझ रहे हो। अब उसके बाद एक और बुक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यह एक ऐसे बुक है जिसके लेखक अज्ञात है, समझ लो। अभी तक कोई नहीं पता लगा पाया है कि ये जो बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, आखिर इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है। तो चलो एक बार रिवाइज मारते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टेसियस। टेसियस जो है वो ईरान के राजवैद था। कहाँ के राजवैद था, ईरान का राजवैद था। उसके बाद हेरोडोटस। हेरोडोटस जो हम लोग इतिहास अभी जो पढ़ रहे हैं ना, इसके जनक अर्थात इसके पितामह के रूप में किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस द्वारा जो है वो एक बुक लिखा गया है और इस बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिटिका, समझ रहे हो। अब इसके बाद तीसरा नंबर में हम किसके बात करते हैं, सिकंदर। सिकंदर के साथ भारत कितने लोग आए, 3 लोग आए थे, समझ रहे हो। एक का नाम है आपका अरिस्टोबुलस, एक का नाम है निर्याकस और एक का नाम है अनेसिक्रिटस। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो निर्याकस है, क्या है, ये जो निर्याकस है यह सिकंदर का जल सेनापति था। कौन था, सिकंदर का जल सेनापति। अब उसके बाद डाइमेकस। डाइमेकस जो है वह सीरिया नरेश आंतियोकस के, सीरिया नरेश आंतियोकस के राजदूत नहीं, माफ कीजिएगा, राजदूत नहीं था, राजदूत नहीं था, क्या था, सीरिया नरेश आंतियोकस का राजवैद था। क्या था, राजवैद, समझे, सीरिया नरेश आंतियोकस का राजवैद था। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आ जाता है यही डाइमेकस किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए। और फिर डायनोसियस, डाइमेकस ने डायनोसियस। फिर आ जाता है 5वें नंबर में डायनोसियस। यह मिस्र नदेश टॉलमी का क्या था, राजदूत था, समझ रहे हो। यह किसके दरबार में आए थे, यह अशोक के दरबार में आए। कोई दिक्कत नहीं। डायनोसियस किसके दरबार में आए थे, देखो याद रखो, डायनोसियस आपके अशोक के दरबार में आए थे और डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे, समझ रहे हो। अब उसके बाद क्या होता है, डायनोसियस के बाद आ जाता है टॉलमी। टॉलमी ये जो भारत के भूगोल इनके टॉलमी द्वारा लिखा गया है। अब आ जाते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आखिर किसके दरबार में आए थे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, समझ रहे हो। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। और ये जो मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये जो सेल्यूकस निकेटर है यह सिकंदर का राजदूत था। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेगास्थनीज द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है इंडिका। अब ये जो इंडिका है वह चंद्रगुप्त मौर्य के जो अर्थव्यवस्था एवं उस समय में जो राज व्यवस्था है उसके बारे में इंडिका में बताया गया है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद प्लिनी आ जाता है। प्लिनी द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है द नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री नाम है, समझ रहे हो। अब उसके बाद एक और बुक है, बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है क्या, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, यह बुक के लेखक अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि आखिर इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब ये जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है आपको हमने कहे थे कि इसको 2 हम अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं, एक अभिलेख और एक सिक्के के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप अभिलेख को देख लो। अब ये जो अभिलेख है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है।
अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। उसके बाद अब अभिलेख की स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहला अभिलेख आ जाता है एशिया माइनर या फिर बोगास-गोई का अभिलेख। एशिया माइनर या फिर बोगास-गोई का अभिलेख जो है यह किससे संबंधित है? समझ रहे हो? बोगास-गोई अभिलेख। अब देखो इसमें हमें चार वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलता है। एक हो जाता है इंद्र, एक मित्र, एक वरुण और एक नास्ते। इन चार देवताओं के बारे में हमें जानकारी मिलता है एशिया माइनर बोगास-गोई अभिलेख से। समझ रहे हो? अब इसके अलावा भी ये जो भारतवर्ष के सर्वप्रथम जानकारी मिलती है किसमें? बोगास-गोई अभिलेख में ही इन्हीं का उल्लेख मिलता है। अब उसके बाद आ जाता है नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी क्या होता है? गौतमी वल्लश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी वल्लश्री से संबंधित। देखो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य है, इसको हम दो अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। समझ, एक अभिलेख हो जाता है और एक सिक्के। अगर हम बात करते हैं अभिलेख में, सबसे पहले बोगास-गोई अभिलेख हो जाता है जिसे हम एशिया माइनर के अभिलेख भी कहते हैं। अब ये जो बोगास-गोई अभिलेख अर्थात एशिया माइनर का अभिलेख है, इसमें हमें चार वैदिक देवताओं के बारे में अध्ययन मिलता है। एक इंद्र, एक वरुण, एक मित्र और एक नास्ते। इन चार वैदिक देवताओं के बारे में हमें कहां पर उल्लेख मिलता है? तो एशिया माइनर अर्थात बोगास-गोई के अभिलेख में मिलता है। फिर उसके बाद आ जाता है कौन से अभिलेख? आ जाता है नासिक अभिलेख। समझ रहे हो? अब ये जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख में हमें किसका उल्लेख मिलता है? गौतम क्या होता है? गौतमी वल्लश्री का उल्लेख मिलता है। तो समझ लो, चलो अगले आगे की अभिलेख पढ़ेंगे। चलो आगे की अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख। क्या अगला अभिलेख है? जूनागढ़ का अभिलेख। इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? रुद्रदामन। किस जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग क्या है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ, देखो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। उसके बाद ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। उसके बाद आ जाते हैं मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मोह से क्या होता है? मंदसौर और मोह से मालवा नरेश यशोवर्मन। क्या है? मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। उसके बाद होता है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? प्रतिहार राजा भोज। क्या होता है? प्रतिहार राजा किससे? प्रतिहार राजा भोज से संबंधित है। प्रतिहार राजा भोज, क्या? प्रतिहार राजा भोज से संबंधित है। तो एक बार चलो जूनागढ़ अभिलेख, क्या जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। फिर आ जाता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। उसके बाद मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मोशिका तो मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो प्रतिहार राजा भोज से संबंधित है। अब चलो हम सिक्का की ओर चलते हैं, यानी कि सिक्के से मिलने वाली जानकारी की ओर चलते हैं। देखो जो प्राचीनतम सिक्के है इसको हम लोग आहत के नाम से संबोधित करते हैं। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत कहा जाता है। जो साहित्य सिक्के होता है इसको कसारपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसारपन कहा जाता है। और जो अब देखो पुदुचेरी से हमको कौन सी सिक्के मिली है? रोमन सिक्के मिले हैं। समझ रहे हो? यहाँ तक कोई देखो पुदुचेरी से हमें रोमन सिक्के मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले जो है वो सोने का सिक्का किसने चलाया था? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाया था? तो हिंद यूनानी के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाई गई थी। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाया था? तो गुप्त वंश के जो शासक थे उनके द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। और सबसे क्या होता है? सबसे शुद्धतम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया था? तो कुषाण वंश के शासक के द्वारा चलाया गया था। सबसे शुद्धतम क्या है? सबसे सबसे शुद्धतम क्या किसके द्वारा चलाया गया? तो कुषाण वंश के शासक। तो अब ये जो यूनिट 1 यहाँ पर खत्म होता है। समझ रहे हो? तो यह लेक्चर हालांकि बहुत लंबा चल गया है, लेकिन अगर आप देख लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
हमारे साथ जुड़ सकते हो। समझ रहे हो। यहाँ पे वो जो लूसेंट की नीली वाले बुक, यानी कि ये वाले जो बुक है, ये वाले जो बुक है, ये पूरा फ्री करवाया जाएगा। देखो इसमें 394 पेजेज हैं। क्या है इसमें? 394 पेज है। और इन सभी एक एक पेज में जो जो अक्षर लिखा हुआ है न, उन सभी अक्षरों को हम इतनी आसान भाषा में आप लोगों के सामने पेश करूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। समझ रहे हो, इतनी आसान और देसी भाषा। समझ रहे हो, हम भी एक गांव से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हो, पूरे देसी भाषा में पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 10, 15, 20 जितना हो सकता है आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। समझ रहे हो। और जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो प्लीज पहुंचाइए। समझ रहे हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम यानी कि कोई भी नौकरी हो उसके रामबाण है ये जो लेक्चर है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रामबाण है। तो चलो अब मिलते हैं हम।